नमस्ते, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास की। विशेष रूप से मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम अपनी एग्जाम ओरिएंटेशन जो प्रिपरेशन है, उसके आधार पर ही बात करेंगे क्योंकि विश्व का इतिहास तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वी विल बी वेरी स्टिक विद अवर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर द मध्य प्रदेश। वी आर कवरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम, तो इसमें 10 अलग-अलग बड़े टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो विश्व इतिहास से रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो अवधारणाएं समझ लेने से ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम कोड ऑफ लॉ को समझेंगे, नियम किस तरह से संहिता होती हैं वो उसको। फिर रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्लेवरी यानी गुलामी के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, जमींदारी प्रथा, ब्लैक डेथ, feudalism, Renaissance, parliamentary democracy, socialism, Nazism, fascism, Eastern problem, supremacy of Church, Holy Roman Empire, रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। ये सभी टर्मिनोलॉजिकल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। इनको जब क्लियर कर लेंगे तो हम विश्व इतिहास को बेहतर समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन ऑफ द मॉडर्न वेस्ट खासतौर से, जिसमें मर्केंटलिज्म पढ़ेंगे, कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति। थर्ड जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेजर रिवॉल्यूशन 18वीं सदी की विश्व के इतिहास के संदर्भ में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका 1775 एडी यानी 1776 की अमेरिका की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई। उसके पश्चात जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है मेजर रिवॉल्यूशन ऑफ द 28th सेंचुरी कि 20वीं सदी की जो बड़ी क्रांतियां हुई वो कौन सी हैं। पहले हम पढ़ेंगे चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 यानी 1911 की चीन की क्रांति। फिर रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 यानी रशिया की क्रांति जो कि 1917 में हुई, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949। फिर चीन की दोबारा क्रांति हम पढ़ेंगे जो कि 1949 यानी 1949 में हुई थी। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा द इरा ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का काल, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फिर हम पढ़ेंगे द कांग्रेस ऑफ वियना जो कि 1815 एडी की बात है। फिर हम पढ़ेंगे ईस्टर्न प्रॉब्लम, खासतौर से क्रीमिया वॉर की बात करेंगे हम, जो कि 1854 से 56 के बीच 56 के बीच में चलता है। फिर हम बर्लिन कांग्रेस को पढ़ेंगे और यंग तुर्क मूवमेंट को पढ़ेंगे, इटली की जो तुर्की की समस्या है वो पढ़ेंगे और बाल्कन युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7 नंबर पे जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी एंड इटली, कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, की जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली का एकीकरण। फिर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, जिसके कॉजेस यानी कारण, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, एंड इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। फिर हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ डेक्टो डिक्टेटोरियल पावर्स, की तानाशाही शक्ति का उदय, जिसमें फासिज्म एंड मुसोलिनीज पॉलिसी, नाजिज्म एंड हिटलर्स पॉलिसी। लास्ट जो चैप्टर है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज रिजल्ट एंड इफेक्ट यानी कारण, परिणाम और प्रभाव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना। तो ये 10 बड़े चैप्टर थीम में रहेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही सिटिंग में ये पूरा कवरेज हम कर पाएं।
तो वैसे ये जो कंटेंट तैयार किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किया गया है। मैंने हर एक फैक्ट को चेक भी किया है, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे भी ज़रूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है? तो आरंभ करते हैं। विश्व इतिहास की अवधारणाएं और ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। एक एकेडमिक वे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, एकेडमिक लेक्चर के तौर पे। और ये बेसिक टू एडवांस है, और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स को हम बेहतर तरीके से समझ पाएं इसके लिए। और इसके साथ में फैक्ट, थिंकर्स एंड रेफरेंस बुक्स एंड द ग्लोसरी विच शब्दावली, उसका हमने ध्यान रखने का प्रयास किया है। आरंभ करते हैं। प्राचीन और शास्त्रीय काल की अवधारणाएं, एंशियंट एंड क्लासिकल फाउंडेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कानून की संहिता, कॉड ऑफ लॉ। कॉड ऑफ लॉ क्या है कि समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए नागरिकों के अधिकार और दंड विधान को तय करने के लिए शासकों द्वारा लिखित रूप से बनाए गए कानूनी नियमों के संग्रह को कानून की संहिता कहते हैं। यानी एक कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से, जिसमें खास तौर से एक नियमों का संग्रह रहता है जिसके अनुसार नागरिकों को आचरण करने होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए उसमें दंड का विधान भी रहता है। अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो मानव के इतिहास में सबसे पहला जो रिटन जो रिकॉर्ड, खासतौर से हम मॉडर्न हिस्ट्री के अप्रोच से देखें, खासतौर से वर्ल्ड हिस्ट्री के अप्रोच से देखें, तो वो है कोड ऑफ हम्बुराबी। हम्बुराबी की संहिता। बेबीलोन का राजा हम्बुराबी लगभग 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जैसी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर आधारित था। और आपको पता है कि पुराने जो रिकॉर्ड्स होते थे उसमें जो कानून की जो संहिताएं होती थी वो कुछ इसी तरह की होती थी। लेकिन मैं भारतीय संदर्भ इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय संदर्भ को हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो अभी तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को मॉडर्न अप्रोच से या जो वेस्टर्न अप्रोच से ही देख रहे हैं। द लॉ ऑफ 12 टेबल्स, circa 450 BCE, जो द्वादश पट्टिका कानून, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम इतिहासकार की बात करें तो H.G. वेल्स ने अपनी किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में जो है पुराने समाज में किस तरह से कानून का विकास हुआ, जिसके कारण से सिविलाइजेशंस बड़ी और ज़्यादा मैच्योर हुई। रोमन एम्पायर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रोमन, प्राचीन जो रोमन सभ्यता का जो दौर है, जो 27 ईसा पूर्व ऑगस्टस के समय से शुरू होकर के वेस्टर्न जो यूरोप हैं, खासतौर से उत्तरी अफ्रीका और सेंट्रल ईस्ट तक जो फैला हुआ एक बड़ा साम्राज्य बना था। और ये इतना फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चरल यानी जो कोलोसियम जो पक्की सड़कें, रोमन शांति, पैक्स रोमाना जिसको कहते हैं, और रोमन कानून के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और हमें इसके बारे में एडवर्ड गिबन की एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं स्लेवरी की, यानी दास प्रथा की। दास प्रथा यूरोप के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के कारण से आगे चल करके हम फ्यूडलिज्म को भी पढ़ेंगे। तो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें इंसानों की अपनी कोई भी इंडिविजुअल, इंसानों को ही अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी माना जाता था, यानी उनकी अपनी कोई भी निजी राय नहीं होती थी, तो वो स्लेव हुआ करते थे। यानी उनके अपने कोई भी मूल अधिकार नहीं हुआ करते थे, और उनको बलपूर्वक या तो श्रम कराया जाता था। ज़्यादातर ये खेती का काम होता था, खेती किसानी का काम होता था, या जो घरेलू नौकर होते हैं उस रूप में उनका उपयोग किया जाता था। तो ऐतिहासिक संदर्भ, प्राचीन यूनान और रोमन साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था दास श्रम पर टिकी हुई थी, है ना। पूरी इकोनॉमी ही स्लेवरी का जो फोर्स था उसी पर टिकी हुई थी। स्पार्टा के दासों को हैलोट कहा जाता। स्पार्टा का इतिहास आपने अलग से भी पढ़ा होगा। विचारक अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में दास प्रथा को प्राकृतिक और समाज के लिए बहुत ही जरूरी ठहराया।
और जिसकी आलोचना आधुनिक इतिहासकारों ने की। यानी अरस्तु एक ऐसा थिंकर हुआ है जिसने बोला कि समाज की सर्वाइविंग के लिए दास का होना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना, क्योंकि उस समय में ज्यादातर काम जो थे वो दास लोग किया करते थे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर संख्या भी दासों की होती थी। अब हम बात करते हैं कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी की। तो एरिस्टोक्रेसी से आप क्या समझते हैं कि शासन की एक वह प्रणाली जिसमें सत्ता समाज के जो सबसे पावरफुल लोग होते थे, खासतौर से अमीर लोग, रिच लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा जो लोग किसी फील्ड में माहिर होते थे, उनको जन्म से ही या कोई ऐसे घर में जन्म ले लिया कि जो राज्य से जुड़ा हुआ था, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे, प्रिविलेजेस प्राप्त हो जाते थे। तो सत्ता जो है वो उन्हीं कुलीन वर्ग के हाथ में होती थी, और इसी को ग्रीक भाषा में एरिस्टोक्रेशिया यानी श्रेष्ठ लोगों का शासन कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये होता है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन, मध्ययुगीन, मध्यकाल और सामंतवाद, मिडिवल इरा एंड फ्यूडलिज्म। सो मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से हैं सुपरमेसी ऑफ चर्च, यानी चर्च की सर्वोच्चता। तो इससे आप क्या समझते हैं कि मिडिवल पीरियड में यूरोप में जो कैथोलिक चर्च और पोप जो हुआ करते थे, वो उस समय में रिलीजियस और एथिकल और पॉलिटिकल पावर के सेंटर हुआ करते थे। तो वो राजाओं को और सम्राटों से भी उनकी जो सत्ता थी, पावर थी, वो ज्यादा मानी जाती थी। तो अ, इसीलिए राजाओं ने जो है वो पोप के पावर्स को नियंत्रित करने के लिए काफी सारा प्रयास किया, लेकिन पोप इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि वो राज्य के राजाओं को हटा सकते थे और दूसरे राजा को बना सकते थे। अगर हम बात करें होली रोमन रोमन एम्पायर की, तो इसका जो मीनिंग है वो है कि सेंट्रल यूरोप में जर्मन राजाओं का एक बहुत जातीय साम्राज्य, जो कि 962 ईस्वी में ओटो प्रथम, फर्स्ट के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था, जो कि 1806 तक चला था। इसका प्राचीन उद्देश्य रोमन साम्राज्य की ईसाई एकता को पुनर्जीवित करना था। होली रोमन एम्पायर का जो मीनिंग है, ये रिलीजियस एस्पेक्ट से हिस्टोरियोग्राफी को लेकर के है, यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी को दे देना जो कि पर्टिकुलर एक रिलीजन मात्र को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वोल्व करती है। क्योंकि अगर लोगों को आपस में जोड़ना हो तो उसमें कोई ना कोई समानता ढूंढनी जरूरी है। तो इसीलिए एक बहुत बड़े फ्रांस के दार्शनिक भी हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ना तो होली था, ना रोमन था, ना ही ये एम्पायर था। वोल्टेयर ने ये कहा था, जो कि फ्रांस का दार्शनिक था। सामंतवाद की बात कर लेते हैं हम, फ्यूडलिज्म की। तो फ्यूडलिज्म से मीनिंग क्या है कि यूरोप की वो सोशल सिस्टम जो जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करती थी, खास तौर से भूमि के बदले में सैन्य सेवा और निष्ठा का आदान प्रदान होता था। कि जो सामंत होते थे, जो उनको ट्रूपर्स रखने के लिए, उनको जो है होर्स रखने के लिए उनको कुछ जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिसको लॉर्ड्स कहते थे या नोबल्स कहते थे। और उसके ऊपर कौन काम करते थे, उस पे सर, जिसको हम सरफदम मेथड्स भी कहते हैं। जैसे मैनर सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। मैनर सिस्टम वाज द base of the feudalism. And if you look on the Mark Bloch famous book was The Historian's Grave, and the second book was उससे पहले की उनकी जो किताब थी वो थी फ्यूडल सोसाइटी के ऊपर। और अगर हम इंडियन एस्पेक्ट में देखें, इंडियन फ्यूडलिज्म, ये आर एस शर्मा की किताब है, तो ये भी याद रखना आप। जमींदारी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले तो जो साउथ एशिया, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें, तो मुगल काल में और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें लैंड के ऊपर से, भूमि के ऊपर से जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था, उसमें जमींदारों को रखा गया था, जो किसानों से लगान इकट्ठा करने का उनको पावर दिया गया था, और वो ये काम करते थे। तो इस पूरी सिस्टम को जमींदारी प्रणाली कहते थे। मोस्ट प्रोबेबली
ये मुगल पीरियड के आसपास में डेवलप हो गई थी। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ से क्या मीनिंग है? तो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास की एक घटना है यूरोप के और एशिया के। उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग, जिसको कहा गया था ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया था। और इसमें ऐसा कहते हैं कि यूरोप की लगभग आधी आबादी इसमें खत्म हो गई थी। 30% से लेकर के 60% तक की आबादी जो थी वो इस प्लेग के अंदर खत्म हो गई थी। जो जैसे अगर आप रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं मरी पढ़ना है ना, मरी पढ़ना, तो इसका वो कुछ इसी तरह से है। तो अब हुआ ये कि इस महामारी के कारण से मिडिवल जो फ्यूडलिज्म है और जो श्रम के जो बाजार थे उनको बहुत चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि किसी आबादी में अगर 50% लोगों की डेथ हो जाए तो किस तरह से, और वो लोगों की डेथ हो जाए जो वर्किंग हो, है ना, जो एकदम बेरोजगार हो, जो कुछ नहीं काम कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी वर्किंग हो या वो फैमिली की इनकम चला रहा है और अगर उसकी डेथ हो जाए तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो उसी तरह से ये इस समय में यूरोप में भी अम, इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा सोशल चेंजेस आए थे। अब हम बात करते हैं आधुनिकता की शुरुआत और वैचारिक परिवर्तन, अर्ली मॉडर्न इरा, जिसमें हम बात करेंगे रेनेसा की। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि नींद से जागना। तो आप ये पूछेंगे कि क्या वो पहले सो रहे थे? हाँ, ऐसा ही है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप में एक कल्चरल, एक कलात्मक और बौद्धिक पुनर्जन्म जिसने मध्ययुगीन अंधकार को तोड़ करके प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान, जिसमें लॉजिक और ह्यूमनिज्म था, उसको पुनर्जीवित किया। और इसकी शुरुआत हम इटली के फ्लोरेंस से मानते हैं। और इसमें जो एक बहुत बड़े फेमस पेंटर हुए थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड पेट्रार्क, जिसको हम मानववाद के जनक भी मानते हैं, वो हुए हैं इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म खास तौर से, है ना, दो तरह के हैं, प्रोटेस्टेंट एंड सेकेंड वन आई वाज फॉरगेटिंग, है ना। तो कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं जैसे इंडल इंडल्जेंस या पाप विमोचन मंत्र, है ना, पाप विमोचन, कि भाई आपने जीवन में जो भी पाप किए हैं हम आपको रिटर्न में रिकॉर्ड देते हैं कि भाई आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह की चीजें दी जाने लगी। तो उस समय में एक बहुत बड़े नेता हुए थे मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर। उन्होंने 1517 में जर्मनी में 95 थीसिस जारी करके इसकी नींव रखी थी। और इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये दो भागों में बंट गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक प्रणालियां और संकट, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्राइसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय लोकतंत्र की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से क्या मतलब समझते हैं आप? शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका यानी सरकार अपनी वैधता और उत्तरदायित्व के लिए सीधे विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, और यहीं से हमने भारत में भी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन से ही ली है। अब हम बात करते हैं पूर्वी समस्या, पूर्वी प्रश्न की, ईस्टर्न प्रॉब्लम एंड द ईस्टर्न क्वेश्चन। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय कूटनीति की वे बड़ी समस्या जो ऑटोमन एम्पायर के धीरे धीरे कमजोर पड़ने के कारण से या डिक्लाइन के कारण से पैदा हुई थी। तो क्यों हुई थी? क्योंकि यूरोपीय महाशक्तियां, खासतौर से रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इस बात के लिए आपस में लड़ रहे थे कि ओटोमन साम्राज्य के टूटने पर उसके भूभाग के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, विशेष रूप से बाल्कन प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोशलिज्म की, समाजवाद की। तो समाजवाद क्या है? राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा जो उत्पादन के साधनों, कारखाने, भूमि, संसाधन पर समाज या राज्य के स्वामित्व का समर्थन करती है ताकि आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सके या कम किया जा सके। इसके लिए प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स को माना गया है, फ्रेडरिक एंगल्स, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था।
फासिज्म क्या है, फासीवाद क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में एक बहुत एक्सट्रीम जो है नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उभरी थी, जो उग्र राष्ट्रवाद और विपक्षी दलों के कठोर दमन पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि हम विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। विपक्ष का मतलब है अगर कोई हमारा शत्रु जन्मा है तो उसको मृत्यु में जाना आवश्यक है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें जो प्रमुख नेता हुए हैं उनका नाम बेनिटो मुसोलिनी, अ, उन्होंने इटली में इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें नाजीवाद की, जो राष्ट्रीय समाजवाद है, नेशनल सोशलिज्म है, इसकी शुरुआत एक्चुअली एडोल्फ हिटलर ने की थी और अपनी एक किताब जो आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी, मीन कैंप में उन्होंने इसके ऊपर बताया। और एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी 1933 से 45 के बीच में नेतृत्व में पनपा फासीवाद का एक और उग्र रूप था, जो कि नस्लीय श्रेष्ठता यानी आर्यन नस्ल, उग्र यहूदी द्वेष यानी एंटी सेमिटिज्म, आक्रामक विस्तारवाद, लिबेसरम, लिबेनसरियोम, और जो हॉलोकास्ट हुआ था उसके बारे में भी हमें देखने को मिलता है, विच वॉज क्लोजली रिलेटेड टू नाजिज्म। अगर हम हिस्टोरिकल ग्लोसरी की बात करें तो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये दोनों को भी देख लीजिए। पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण, जो कि प्राचीन पाषाण काल को माना जाता है, और नव पाषाण काल का मतलब होता है उसका लास्ट एज, है ना। सर्फडम यानी दासत्व या कृषि दास प्रथा, जिसमें किसान जमीन से बंधे होते थे, जमीन अगर कोई बेच देता था तो उसके साथ किसान भी बिक जाते थे। ह्यूमनिज्म की बात करें, मानववाद की, जिसमें मनुष्यों की क्षमताओं को और तर्क के ऊपर बल दिया जाता था, यानी मानव को यहाँ पे पहली बार तवज्जो दी जाने लगे थे। टोटलिटेरियनिज्म की हम बात करें, सर्वाधिकारवादी शासन, जिसमें राज्य नागरिकों के निजी और सार्वजनिक जीवन के हर पहलू के ऊपर नियंत्रण रखता है, कि कोई आदमी किस तरह से सोचेगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा। ये जो इसको हम कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक पश्चिम की आर्थिक क्रांति, जिसको हम वणिक यानी वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वेस्ट, मर्केंटलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे फ्यूडलिज्म मिडिवल पीरियड का एक नेचर है। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में आने के लिए एक ट्रांजिशन रहा है। मर्केंटलिज्म उसका एक सहायक तत्व रहा है, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना जरूरी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत सारी नई नई वैज्ञानिक खोजें हुए थे। तो ये तीनों आपस में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का मतलब क्या है? वर्णनवाद, वाणिज्यवाद। इसका मतलब है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान में 1500 से 1800 ईस्वी के बीच में पश्चिमी यूरोप के देशों, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड में प्रभावी रहने वाली एक इकोनॉमिक पॉलिसी या नीति थी, विचारधारा थी। इसको हम मर्केंटलिज्म कहते हैं। और इसकी मुख्य मान्यता क्या थी? कि राष्ट्र की कुल संपत्ति और शक्ति का पैमाना उसके पास मौजूद सोने और चांदी यानी बिलियन और प्रेशियस मेटल्स की मात्रा से है, और इसके तहत राज्यों ने अर्थव्यवस्था में भारी हस्तक्षेप किया, इकोनॉमी में बहुत सारे इंटरफेरेंस किए, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन जो है वो हमेशा अनुकूल रहे, यानी निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, क्योंकि आयात अगर कोई करेगा तो पैसा देना पड़ेगा, और निर्यात होगा तो पैसा आएगा। अब इसकी फीचर्स क्या थी? सबसे पहला कि स्टेट कंट्रोल, कि राज्य का नियंत्रण हो गया। राजाओं और मजबूत सरकारों ने व्यापार को बढ़ावा देने, कर नीतियां तय करने और घरेलू उद्योगों संरक्षण यानी प्रोटेक्शनिज्म के लिए बहुत कड़े कानून बनाए। दूसरा, चार्टेड कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां यानी चार्टेड ट्रेडिंग कंपनीज बनाई गई थी। तो सरकारों ने व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली देने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी,
और ऐसे जो जॉइंट कैपिटल वाली जो कंपनीज बनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज उस समय में बनी, और जिन्होंने आगे चल करके कॉलोनियलिज्म को एक तरह से शुरुआत किया। संरक्षणवादी नीतियां यानी प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि विदेशी सामानों पर बहुत ज्यादा भारी आयात शुल्क, टैरिफ लगाए गए थे ताकि स्थानीय उद्योगों को बचाया जा सके। एक मिनट के लिए इस बात को हम डिस्कस रोक देते हैं। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि इस समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो आयात की चीजें हैं उनके ऊपर वो टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, और निर्यात के लिए वो टैक्स कम कर रहे हैं कि भाई यहाँ से अगर कोई भेजेगा तो हम उसको बहुत कम टैक्स लगाएंगे। लेकिन ताकि क्यों? ताकि वहां पर ज्यादा चीजें बने, और बाहर से अगर कोई चीज आए और उस पर अगर टैक्स अगर बहुत ज्यादा हैवी लगाया जाए तो एक लेवल तक ही वो लोग मुनाफा कमा पाएंगे, इसलिए वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसके कारण से वहीं के लोगों को ही वो डेवलप करना पड़ता है ना? तो इसका जो मेन जो कारण है वो उन्होंने ये इसलिए इसको अपनाया है। तो एक तरह से वी कैन से दिस वाज आल्सो ए केस ऑफ मैर्केंटिलिज्म। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ और विचारक के बारे में। स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो कि एडम स्मिथ हैं, उन्होंने 1776 में अपनी किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन में इस पहली बार मर्केंटाइल सिस्टम इसको कह करके उन्होंने इसकी आलोचना की, और उन्होंने फ्री ट्रेड को समर्थन दिया। फ्री ट्रेड का मतलब एक तरह से कैपिटलिज्म की बात है ना? अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की, कॉलोनियलिज्म की। वाणिज्यवाद से उपनिवेशवाद का संबंध यानी मर्केंटलिज्म से कॉलोनियलिज्म का क्या रिलेशन है? तो वाणिज्यवाद की सफलता सीधे तौर पर उपनिवेशों के शोषण पर टिकी हुई थी। यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, जिसको नई दुनिया कहा जाता था उस समय में, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, अपने कॉलोनी स्थापित की थी। और व्यापार एकाधिकार और नेविगेशन एक्ट ब्रिटेन जैसे देशों ने कड़े कानून बनाए, जिसके तहत उपनिवेशों को यह बाध्य किया गया कि वे केवल अपने मातृ देश मदर कंट्री के जहाजों में ही सामान भेजेंगे और वहीं से माल खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं त्रिकोणीय व्यापार और दास प्रथा, ट्रायंगुलर ट्रेड एंड स्लेवरी। तो उपनिवेशवाद ने अटलांटिक त्रिकोणीय व्यापार यानी ट्रायंगुलर ट्रेड को जन्म दिया, जिसमें यूरोप से निर्मित वस्तुएं, हथियार अफ्रीका भेजे जाते थे, नंबर वन। नंबर टू, अफ्रीका से अमानवीय तरीके से दासों को खरीद करके अमेरिका और कैरेबियन के बागानों यानी प्लांटेशंस में काम करने के लिए लोगों को भेजा जाता था। नंबर थ्री, अमेरिका वेस्ट इंडीज से कपास, चीनी, तंबाकू और कच्चा माल यूरोप भेजा जाता था। ये तीन जो इसके ट्रायंगुलर ट्रेड्स ओरिजिन हुए थे इसमें। इस शोषणकारी व्यवस्था ने यूरोपीय देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन को बड़े पैमाने पर कैपिटल अक्यूमुलेशन करने का अवसर दिया था। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में, किसी भी देश के पास में अगर कैपिटल अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, जिसने आगे चल करके औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, यानी औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस थी जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1750 से 1780 के बाद में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादन प्रणाली की जगह पर मशीनों, कारखानों और भाप शक्ति यानी स्टीम पावर और कोयले पर आधारित आधुनिक उत्पादन प्रणाली ने अपनी जगह ले ली थी। नेक्स्ट क्या था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, बाकी जगह पर क्यों नहीं हुई? जैसा हमने पहले ही बोला था कि ब्रिटेन के पास में अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हो गया था। जैसा कि एक हिस्टोरियन है रॉबर्ट मार्क्स और एक हिस्टोरियन है एरिक हॉब्सबॉम। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पहले औद्योगिक देश बनने के लिए बहुत सारे अनुकूल कारण थे। उनमें पहला कारण हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद और उपनिवेशों से
पूंजी का प्रवाह, उपनिवेशों के दोहन और दासों के व्यापार से जमा हुई अपार धन दौलत ने नई फैक्ट्रियों और मशीनों में निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराई। कच्चे माल की उपलब्धता, उपनिवेशों से आसानी से कच्चा माल, जैसे भारत से अमेरिका से कच्चा माल यानी कपास मिलने लगा था। खासतौर से कपड़ा उद्योग के संदर्भ में ये बहुत फेमस हुआ था। कोयला और लौह अयस्क, कोल एंड आयरन, ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जहां कोयला और लौह के जो भंडार थे वो काफी थे, जिसके कारण से भाप के इंजन और भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति। कृषि में सुधार के कारण से कम लोगों में अधिक धन अन्न पैदा होने लगा, जिसके कारण से ग्रामीण इलाकों के लोग काम की तलाश में शहरों में आए, कारखानों में पहुंच गए और सस्ते श्रमिक मिल गए। राजनीतिक स्थिरता और कानूनी ढांचा, यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 के बाद से। उसके बाद से ब्रिटेन में एक स्थिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया था, जिसके कारण से सरकार बार बार अगर हटती है तो इसके कारण से देश का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए किसी भी देश में अगर राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, तो डेफिनेटली वो कंट्री, वो देश बहुत ग्रोथ करता है, बहुत उन्नति करता है। तो ब्रिटेन के साथ में उस समय में ये बहुत ही अच्छा मौका था। तो इसके कारण से उसके जो व्यापारिक इंटरेस्ट थे उनकी रक्षा हुई। अब उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और दुनिया एक कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में बदल गई। ये एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हम कह सकते हैं इस परिवर्तन को, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी कभी भी अमीर सोसाइटी नहीं कही जा सकती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो जनरली ज्यादा पावरफुल और ज्यादा क्या कहते हैं कि शक्ति संपन्न होती है। एग्रीकल्चर समाज में जैसे मान लो कि अगर आप बोलेंगे भाई नहीं हम तो रबड़ की खेती करते हैं, तो एक्चुअली उसका जो बेस है वो इंडस्ट्री ही है। अगर इंडस्ट्री का कोई उपयोग नहीं है वहां पर, केवल तो रबड़ का उगाना भी कोई काम आई का नहीं, मतलब है ना। सो नेक्स्ट हम बात करें, रेलवे, स्टीमशिप और आधुनिक संचार माध्यमों का विकास हुआ था, जिसके कारण इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का उदय हुआ, जिसने आगे चल करके 19वीं सदी के अंत में साम्राज्यवाद यानी न्यू इंपेरियलिज्म को भी जन्म दिया था। अब हम इसको वापस रिवीजन के फॉर्म में अगर पढ़ें तो देखो, आर्थिक चरण अगर हम इसके पढ़ें तो सबसे पहले देखो वाणिज्यवाद का समय पीरियड क्या रहा है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? सोने चांदी का संचय, एक्यूमुलेशन, और अनुकूल व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करना, एंड राज्य का नियंत्रण, स्टेट का कंट्रोल, है ना। और ऐतिहासिक इसके परिणाम, प्रमुख ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ? क्योंकि मर्चेंट कंपनियों का उदय हुआ, क्योंकि सरकार ने खुद ऐसी कंपनियां बनाई और राष्ट्र राज्य की आर्थिक मजबूती हुई, है ना। अब हम बात करें कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म की समय अवधि कब थी? 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में। तो आप पूछेंगे कि 16वीं शताब्दी तो क्या ये मर्केंटाइलिज्म के जस्ट ऊपर में आया? हाँ हाँ, एक्चुअली जब मर्केंटलिज्म चल रहा था तभी कॉलोनियलिज्म लगभग शुरू हो गया था। तो कच्चे माल का दोहन, एकाधिकार वाली बाजार और दास व्यापार, ये इसकी क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। और इसका परिणाम क्या हुआ? हिस्टोरिकल जो इम्पैक्ट रिजल्ट क्या था? तो यूरोपीय देशों में पूंजी संचय और वैश्विक असमानता, है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो है 18वीं शताब्दी के अंत के बाद से। तो इससे क्या हुआ था? इसकी जो विशेषता है वो क्या थी? मशीनीकरण और भाप की शक्ति, कारखाने और कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था और आधुनिक विश्व का निर्माण दुनिया के इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो, और शहरीकरण और श्रमिक वर्ग का उदय। श्रमिक वर्ग का उदय आगे चल करके सोशल चेंजेस को बहुत बड़ा एक फीचर बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है 18वीं शताब्दी की प्रमुख क्रांतियां, जिसमें है अमेरिका की क्रांति 1776,
और फ्रांस की क्रांति 1789। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776। तो इसके बैकग्राउंड एंड कॉजेस को समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि 13 कॉलोनीज 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपने लगभग 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो इस क्रांति का जो सार रहा वो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ब्रिटिश संसद द्वारा उपनिवेशों पर विभिन्न कर जैसे स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स और चाय अधिनियम, इस तरह के अलग अलग तरह के जो थे वो टैक्सेशन लगा दिए गए थे। जबकि ब्रिटिश संसद में इन उपनिवेशों का इनका डायरेक्टली कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। यहाँ से कोई भी लोग नीति बनाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाते थे। इसके कारण से अमेरिका की जनता में बहुत ही असंतोष फैला और इसलिए उन्होंने ये नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपको टैक्स चाहिए हमसे तो हमें रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी 1773 की बात है। अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय के एकाधिकार के विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर चाय के बक्से समुद्र में फेंक दिए थे, जिसने क्रांति की चिंगारी को भड़काया था। नेक्स्ट जो बात है वो है स्वतंत्रता की घोषणा 1776। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसमें ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की प्राप्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परिणाम और विश्व में उसका क्या महत्व है, तो देखो ब्रिटिश सेना की पराजय के बाद में 1783 की पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के पहले आधुनिक लिखित संविधान 1787 और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, जिसने दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया। अब हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो कि 1789 की बात है। इसके बैकग्राउंड एंड कॉजेस को समझ लेते हैं। सामंतवादी व्यवस्था और द थ्री ए स्टेट, फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी आते थे, चर्च आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन यानी एनार्कियल जो लोग कुलीन तंत्र के लोग आते थे। और थर्ड स्टेट में आम लोग आते थे, सामान्य जन आते थे, किसान, उभरता हुआ मिडिल जो क्लास था वो आता था, और बुर्जुआ जिसको कहते हैं हम, वो आता था। तो कर चुकाने का सारा बोझ तीसरे स्टेट पे था, थर्ड जो कैटेगरी था उसके ऊपर था। और जबकि पादरियों को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, और कुलीन जो लोग होते थे, एलीट जो लोग होते थे, उनको भी टैक्स से पूरी तरह से फ्री रखा गया था। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक दिवालियापन। राजा लुई द 14th, लुई जो 16वां था मेरे ख्याल से, तो उनका जो जीवन था वो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन था। जैसे बहुत बड़ी बड़ी वॉर करना, बड़े बड़े युद्धों को लड़ना, जैसे अमेरिका क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करना। इसके कारण से फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। और एक बड़ा कारण था प्रबोधन के काल के विचारकों का प्रभाव, रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू। इस तरह के जो महान दार्शनिक हुए थे, उन्होंने राजा के जो डिवाइन राइट्स थे उनको पहली बार चैलेंज किया और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचार फैलाए। क्रांति की प्रमुख घटनाएं 1789, इसमें जो मेजर जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं,
पहला जो था वो था फॉल ऑफ बेस्टील, यानी बेस्टील का पतन। ये बात है 14 जुलाई 1789। गुस्साए भीड़ ने तानाशाही और अन्याय के प्रतीक बेस्टील की जेल पर हमला कर उसे ढा दिया और 14 जुलाई को आज भी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। नेशनल असेंबली ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के नारों को आधार बनाते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की। परिणाम और वैश्विक महत्व की अगर हम बात करें, इसने फ्रांस में सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही और सामंतवाद का अंत कर दिया। इस क्रांति ने यूरोपीय महाद्वीप में सामंती ताकतों को हिला करके रख दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों की आधुनिक अवधारणाओं को जन्म दिया। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, खास तौर से अमेरिका की क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो देखो, अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 में उत्तरी अमेरिका में, जिसमें 13 ब्रिटेन के उपनिवेश थे और उसका तत्कालिक कारण था ब्रिटिश कर नीतियां, रिप्रेजेंटेशन की मांग और वैश्विक और ऐतिहासिक परिणाम हुआ था आधुनिक लिखित संविधान और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें 1789 में, तो फ्रांस जो कि यूरोप में है, सामाजिक असमानता, आर्थिक बर्बादी और दार्शनिक विचार ये उसके प्रमुख कारण थे उस समय के। और इससे दुनिया को क्या मिला? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा और सामंतवाद का अंत। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो है 20वीं शताब्दी की प्रमुख क्रांतियां। 1911 की चीनी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति और 1949 की चीनी क्रांति, मेजर रिवॉल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1911 की चीनी क्रांति की, चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, शंघाई रिवॉल्यूशन, शंघाई बोल दीजिए, है ना। तो अगर हम बात करें कि उसके बैकग्राउंड की, तो किंग डायनेस्टी का डिक्लाइन होना, चीन पर मंचू वंश यानी किंग राजवंश का शासन था, जो पूरी तरह से भ्रष्ट, अप्रभावी और विदेशी ताकतों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों और जापान के सामने झुक चुका था। साम्राज्यवादी शोषण, इंपेरियलिस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, अफीम युद्धों के बाद पश्चिमी देशों ने चीन को कई असमान संधियों यानी अनइक्वल ट्रीटीज में जकड़ लिया था और देश लगभग अर्ध औपनिवेशिक स्थिति में पहुंच गया था। और नेशनल जो चेतना होती है, राष्ट्रवादी चेतना, डॉक्टर सुन यात सेन ने तुंग मिंग हुई संगठन की स्थापना की और उनके 3 सिद्धांत सन मिन चू ई, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजीविका, इस क्रांति के वैचारिक आधार बने। घटनाक्रम और परिणाम की बात करें, इवेंट एंड आउटकम्स के, तो सबसे पहला था वुचांग विद्रोह, वुचांग अपराइजिंग, 10 अक्टूबर 1911। इस विद्रोह के साथ ही किंग राजवंश के खिलाफ प्रांतीय बगावत शुरू हो गई, जिससे सिन्हाई, जिसको हम शंघाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, कहा जाता है, शुरू हुई। दूसरा था गणराज्य की स्थापना। 1 जनवरी 1912 में चीन में सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ और एशिया के पहले आधुनिक गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जिसके पहले अंतिम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन बने। 1917 की रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। बैकग्राउंड एंड कॉजेस की बात करें, जारशाही का तानाशाही अंत। रूस में जार निकोलस सेकंड का निरंकुश और दमनकारी शासन था, जहां किसानों की स्थिति दयनीय थी और औद्योगिकरण के कारण नए श्रमिक वर्ग, प्रोलेटेरियन का शोषण हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी सैन्य पराजय, आर्थिक बर्बादी और भूखमरी का सामना करना पड़ा, जिससे जनता में राजा के खिलाफ तीव्र असंतोष फैल गया। क्रांति के 2 चरण, 2 phases ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917।
प्रथम था फरवरी क्रांति मार्च 1917 में। इसके परिणाम स्वरूप जार निकोलस सेकंड को गद्दी छोड़नी पड़ी और प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। दूसरा था अक्टूबर क्रांति, नवंबर 1917 में अस्थायी सरकार जनता की उम्मीदों रोटी, शांति और भूमि पर खरी नहीं उतरी। अब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सशस्त्र विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसका परिणाम क्या हुआ और दुनिया को के सामने क्या चीजें आई, तो वो था दुनिया की पहली सफल समाजवादी और साम्यवादी सरकार स्थापित हुई रूस में, जिसने आगे चल करके सोवियत संघ यूएसएसआर का निर्माण किया। इस क्रांति ने दुनिया भर के मजदूरों, शोषितों और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को गहरी प्रेरणा दी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1949 की चीनी क्रांति, चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1949। बैकग्राउंड एंड कॉजेस की बात करें तो गृह युद्ध की पृष्ठभूमि 1911 की क्रांति के बाद में चीन में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। एक तरफ चांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग केएमटी थी और दूसरी तरफ माओ जेडुंग की नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी थी। दोनों के बीच लंबे समय तक सत्ता के लिए गृह युद्ध चला था। जापानी आक्रमण की अगर हम बात करें, उसका प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा चीन पर आक्रमण के बाद कम्युनिस्टों ने ग्रामीण इलाकों में किसानों को संगठित करके अपनी जकड़ मजबूत कर ली, जबकि राष्ट्रवादी भ्रष्ट और कमजोर पड़ गए। विजय और जनवादी गणराज्य की स्थापना, माओ सेतुंग के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने राष्ट्रवादियों को खदेड़ दिया और चांग काई शेक को ताइवान भागना पड़ा। 1 अक्टूबर 1949 को माओ सेतुंग ने पेकिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना की घोषणा की। इसका परिणाम और वैश्विक महत्व क्या है? दुनिया के सबसे बड़े देश में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा समाजवादी महाशक्ति बनकर उभरा, जिसने एशिया और विश्व की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे बड़े का मतलब आबादी के हिसाब से। अगर हम इसको रिवीजन के हिसाब से वापस देखें तो सबसे पहले हमें चाइनीज जो क्रांति है 1911 की, वो देखना चाहिए। 1911 में चाइनीज क्रांति हुई थी, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर sun yat-sen के। और मुख्य विचारधारा या लक्ष्य क्या था? किंग राजवंश का अंत और राष्ट्रवाद और लोकतंत्र। और एशिया के पहले गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। और 1917 की रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, व्लादिमीर लेनिन, जिसमें बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चारशाही का पतन हुआ, समाजवाद, रोटी, शांति और भूमि की प्रमुख विचारधारा सामने आई। दुनिया के पहले सोवियत समाजवादी राज्य यूएसएसआर का उदय हुआ। और 1949 की चीनी क्रांति 1949 में हुई, माओ सेतुंग के नेतृत्व में हुई साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ। और साम्यवादी व्यवस्था आई और पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 5वां, नेपोलियन बोनापार्ट का युग, उत्थान और पतन, वियना कांग्रेस। द era of Napoleon Bonaparte, the Congress of Vienna, 1815. राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में अजाक्सियो में हुआ था। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में एक साधारण तोपखाने के अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा और रणनीतिक कौशल के बल पर उन्होंने इटली और मिस्र के अभियानों में फ्रांसीसी सेना को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिससे वे फ्रांस के राष्ट्रीय हीरो बन गए। सत्ता पर अधिकार कब हुआ था? 1799 में वो सम्राट बने और मोस्ट प्रोबेबली 1804 तक रहे। तो ब्यूमर का तख्ता फलक, कॉफ ऑफ 18 ब्यूमर्स 1799, फ्रांस की अस्थिर डायरेक्टरी सरकार की असफलता का लाभ उठाते हुए नेपोलियन ने 1799 में तख्ता पलट कर दिया और कंसुलेट शासन की स्थापना की,
जिसके वे प्रथम कंसुल बने। सम्राट का ताज 1804। अपनी शक्ति को और मजबूत करते हुए 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। नेपोलियन की मुख्य सुधार और उपलब्धियां क्या थी? नेपोलियन कोड क्या थे? नेपोलियन की आचार संहिता, नेपोलियन कोड एंड कोड सिविल डेस फ्रांसिया 1804, ये नेपोलियन का सबसे चिरस्थायी योगदान था। इसके तहत कानून के समक्ष समानता, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति और धार्मिक सहिष्णुता और निजी संपत्ति के अधिकारों को कानूनी जमा पहनाया गया। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार की बात करें तो उन्होंने कर प्रणाली को सुधारा, फ्रांस के केंद्रीय बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों और स्कूलों के पुनर्गठन को आधुनिक बनाया। नेपोलियन का पतन, फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पतन उनके अदम्य साम्राज्यवादी विस्तार और कुछ रणनीतिक भूलों के कारण से हुआ था। सबसे पहला, महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से परास्त करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था यानी प्रणाली लागू की, जिसके तहत यूरोपीय महाद्वीप के किसी भी देश को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और इसके कारण से रूस और पुर्तगाल जैसे देशों के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। दूसरा था रूस पर आक्रमण, रशियन कैंपेन 1812। 1812 में नेपोलियन ने विशाल ग्रैंड आर्मी के साथ रूस पर आक्रमण किया। रूसी सेना ने झुलसी हुई जमीन की नीति यानी स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी अपनाई और पीछे हटते गए। कड़ाके की ठंड, भूखमरी और रूसी हमलों के कारण नेपोलियन की सेना की नेपोलियन को भीषण तबाही का सामना करना पड़ा और उनकी 5 लाख से अधिक की सेना नष्ट हो गई। लाइपजिग का युद्ध, बैटल ऑफ नेशंस 1813 और निर्वासन, 1813 का युद्ध और निर्वासन। 1813 में लाइपजिग के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को हरा दिया और 1814 में उन्हें गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें भूमध्य सागर के एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। वाटरलू का युद्ध, बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815। एल्बा से भागकर नेपोलियन पुनः फ्रांस लौटे और 100 दिनों तक शासन किया, लेकिन 18 जून 1815 को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेना ने वाटरलू के युद्ध में उन्हें अंतिम रूप से पराजित कर दिया और उन्हें दक्षिण अंटार्कटिक के सुदूर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां पर 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। वियना कांग्रेस की बात करें जो कि 1815 में बनी, उसका उद्देश्य और पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद में यूरोपीय महाद्वीप में शांति, संतुलन और पुरानी राजशाही व्यवस्था को बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस मेटरनिक ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी लागू करना था। मुख्य निर्णय और सिद्धांत क्या थे? वैधता का सिद्धांत, लेजिटिमेसी। इसके तहत नेपोलियन के युद्धों के दौरान बेदखल किए गए पुराने राजवंशों जैसे फ्रांस में बूर्बो राजवंश को पुनः उनकी गद्दी पर बैठाया गया और शक्तियों का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, फ्रांस की सीमाओं को सीमित कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई भी देश, विशेषकर फ्रांस अकेले, पूरे यूरोप पर हावी न हो सके। फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों जैसे नीदरलैंड, पिडमॉन्ट की दीवार खड़ी कर दी गई। क्षेत्रीय पुनर्वितरण, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया को रणनीतिक क्षेत्र दिए गए ताकि यूरोपीय महाद्वीप में शक्तियों का संतुलन बना रहे। परिणाम और प्रभाव क्या हुए? वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 4 दशकों तक प्रत्यक्ष महायुद्धों को रोका, लेकिन इसने प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी और दमनकारी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश की गई और आगे चल करके 1830 और 1848 की क्रांतियों की जमीन तैयार हुई। पुनः रिवीजन कर लेते हैं।
नेपोलियन का राज्याभिषेक 1804 में हुआ था और फ्रांस पेरिस में हुआ था और फ्रांस का सम्राट बना और नेपोलियन कूट की शुरुआत हुई। रूस का अभियान नेपोलियन ने 1812 में किया था। रूस स्थल पे किया था और भीषण ठंड और रूसी नीति के कारण से ग्रैंड आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुआ था और नेपोलियन की अंतिम पराजय सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासन। अब हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है विच इज अच्छा वियना कांग्रेस 1815 की बात है। मेटरनी के नेतृत्व में पुरानी राजशाही बुर्बो वंश की राजशाही को पुनः बहाली दी गई और शक्ति संतुलन के लिए काम किया गया था, है ना। अब हम बात करें नेक्स्ट जो चैप्टर है विच इज पूर्वी समस्या और उसके चरण। क्रीमिया युद्ध, बर्लिन कांग्रेस, यंग तुर्क आंदोलन और बाल्कन युद्ध, द ईस्टर्न प्रॉब्लम एंड के कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध को। क्रीमिया का युद्ध जो 1854 से 1856 के बीच में चला, उसके बैकग्राउंड एंड कॉजेस को समझते हैं। सबसे पहले रूस की विस्तारवादी नीति। रूस लंबे समय से ये चाहता था कि उसे काला सागर से भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए बास्फोरस और डार्डानेल्स के जल डब्रू मध्य स्ट्रीट पर नियंत्रण मिले ताकि वे गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच सके। तत्कालिक कारण क्या था? फिलिस्तीन में पवित्र स्थानों होली प्लेसेस के संरक्षण को लेकर के रूस और फ्रांस के बीच विवाद हुआ, जिसका फायदा उठाकर रूस ने ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का स्वरूप और गठबंधन किस तरह से रहा? ब्रिटेन और फ्रांस को यह डर था कि रूस के जीतने से मध्य मध्य पूर्व और भारत के रास्ते पर ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया ने ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन किया और रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध मुख्य रूप से क्रीमिया प्रायद्वीप काला सागर के पास लड़ा गया। इस युद्ध में आधुनिक चिकित्सा और नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान की ऐतिहासिक रूप से इसको याद किया जाता है। परिणाम की बात करें तो पेरिस की संधि हुई थी 1856 में। रूस की पराजय हुई और 1856 में पेरिस की संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत काला सागर को तटस्थ क्षेत्र यानी न्यूट्रल एरिया घोषित किया गया, जहां युद्ध पोतों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ओटोमन साम्राज्य की अखंडता की गारंटी दी गई, लेकिन पूर्वी समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। बर्लिन कांग्रेस की बात करें तो द बर्लिन कांग्रेस 1878, इसकी बैकग्राउंड की बात करें जो कि रूसी तुर्की युद्ध की बात करें जो 1877 से 78 के बीच में चला था। रूस और तुर्की के बीच में फिर से जो युद्ध हुआ था उसमें रूस की जीत हुई और रूस ने सेंट स्टीफनो की संधि ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफनो के माध्यम से बाल्कन क्षेत्र में बड़ा बुल्गारिया बनवाया, जिससे रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन। रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया घबरा गए। इस नए संकट को हल करने के लिए जर्मन चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क की मध्यस्थता में 1778 में बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई और इसमें मुख्य निर्णय और परिणाम क्या हुए? सेंट स्टीफनो की संधि में संशोधन हुआ, रूस के प्रभाव को कम किया गया और बुल्गारिया के आकार को छोटा कर दिया गया। बाल्कन राज्यों की स्वतंत्रता की बात करें, सर्बिया, रोमानिया, मोंटेग्रो की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई और बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासन ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। इस कांग्रेस ने तात्कालिक रूप से बड़े युद्धों को टाल दिया, लेकिन बाल्कन क्षेत्र में स्थायी असंतोष और ये प्रॉब्लम यानी जो राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म, उसकी चिंगारी उन्होंने छोड़ दी, जो आगे चलकर के प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक कारण भी बनी। यंग तुर्क आंदोलन की बात करें जो कि 1908 यानी 1908 में हुई, तो उसके बैकग्राउंड एंड पर्पस को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक ओटोमन साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी, द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा था। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने तानाशाही और निरंकुश शासन ने देश को अंदर से खोखला कर दिया
समिति और प्रगति की समिति, कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस के नेतृत्व में युवा तुर्क अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने एक गुप्त आंदोलन चलाया जिसे यंग तुर्क आंदोलन कहा जाता है। घटनाक्रम और परिणाम की बात करें 1908 के, तो 1908 की क्रांति यंग तुर्क ने सेना के समर्थन से विद्रोह किया और सुल्तान को 1876 के निलंबित संविधान को बेहाल करने तथा संसद की स्थापना करने के लिए विवश किया। यद्यपि उनका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य का आधुनिकीकरण और उसमें सुधार करना था, लेकिन उनकी तुर्कीफिकेशन की कठोर नीतियों के कारण साम्राज्य के भीतर घेर तुर्की अल्पसंख्यकों जैसे अरब, यूनानी, बाल्कन जातियों में और अधिक असंतोष फैल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्कन वॉर की, जो कि 1912-13 के बीच में चले थे। ओटोमन साम्राज्य के पतन का पूरा लाभ उठाने और यूरोपीय धरती से तुर्कों को पूरी तरह से खदेड़ने के लिए बाल्कन राज्यों ने 2 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था प्रथम बाल्कन वॉर, जो 1912-13 में लड़ा गया था। गठबंधन था सर्बिया, ग्रीस, मोंटेग्रो और बुल्गारिया ने मिलकर के बाल्कन लीग बनाई और ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ क्योंकि तुर्की बुरी तरह से हार गया और यूरोप में उसका लगभग सारा भूभाग थ्रेश को छोड़ करके छिन गया और लंदन की संधि 1913 के तहत अल्बानिया को एक नया स्वतंत्र राज्य बनाया गया। द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ था 1913 में। आपसी विवाद, जीते गए नए भूभाग मैसेडोनिया के बंटवारे को लेकर के बाल्कन देशों के बीच में आपसी मतभेद हो गए। एक तरफ बुल्गारिया था और दूसरी तरफ सर्बिया, ग्रीस और रोमानिया और ओटोमन साम्राज्य थे। परिणाम यह हुआ क्योंकि बुल्गारिया की हार हुई और बुराखेस्ट की संधि हुई 1913 में, उसके द्वारा क्षेत्रों को वापस से दे दिया गया। और इसका दुनिया के इतिहास में क्या महत्व है, तो बाल्कन युद्धों ने इस क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर, पावर ऑफ की ऑफ यूरोप बना दिया। सर्बिया की जीत से उसका हौसला बढ़ा और ऑस्ट्रिया के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच गया और इन्हीं परिस्थितियों ने 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वापस रिवीजन करते हैं इसका। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 के बीच में चला था, रूस बनाम ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के बीच में। और इसका परिणाम क्या रहा? पेरिस की संधि हुई 1856 में, काला सागर तट पर तटस्थीकरण। बर्लिन कांग्रेस 1878 और यूरोपीय महाशक्तियां बिस्मार्क की अध्यक्षता में सेन स्टीफनो संधि में संशोधन, बाल्कन राज्यों की सीमा तय हुई। यंग तुर्क आंदोलन 1908 में चला था, ओटोमन सुधारवादी अधिकारी और सुल्तान की तानाशाही का अंत, संविधान और संसद की बहाली। बाल्कन युद्ध की बात करें 1912 से 13 के बीच में बाल्कन लीग बनाम ओटोमन साम्राज्य, जो कि आपस में और यूरोप से तुर्की का सफाया हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी एंड इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो सबसे पहले हम जर्मनी को पढ़ लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि और ऑब्स्टिकल्स क्या थे उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में जर्मनी में कोई एक एकीकृत इंटीग्रेटेड देश नहीं था, बल्कि ये लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों जैसे पर्शिया, बवेरिया, सैक्सनी, इन सब में बटा हुआ था, जिन्हें कुल मिलाकर के जर्मन परिसंघ यानी जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा जाता था। इसकी मेन जो ऑब्स्टिकल्स थी वो क्या थी? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जो नहीं चाहता था कि जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे। इसके अलावा राज्यों के आपसी राजनीतिक फूट और संकीर्ण क्षेत्रीय सोच भी इसकी प्रमुख बाधा थी। एकीकरण के प्रमुख चरण और नेतृत्व के स्टेप्स एंड लीडरशिप। जोल्वेरिन 1834 पर्शिया के नेतृत्व में स्थापित ये एक सीमा शुल्क संघ, कस्टम्स यूनियन था, जिसने जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त किया और आर्थिक रूप से पूरे जर्मनी को एक सूत्र में पिरोया। इसने राजनीतिक एकीकरण की वैचारिक जमीन तैयार की थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क का उदय हुआ था। पर्शिया के राजा विलियम प्रथम ने
1862 में ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का पालन करते हुए सैन्य शक्ति के बल पर जर्मनी को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। प्रमुख युद्ध और एकीकरण की पूर्णता 1864 से 71 के बीच में बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति और 3 सफल युद्धों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। सबसे पहला हुआ था डेनमार्क के साथ युद्ध, वो हुआ था 1864 में। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर शलेस्विग और हॉलस्टीन क्षेत्रों को डेनमार्क से मुक्त कराया, पहला। दूसरा था ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध, जो 1866 में सेडोवा का युद्ध कहते हैं हम उसको। सेडोवा के युद्ध में पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया और जिससे जर्मन परिसंघ से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया। तीसरा था फ्रांस पर्शिया युद्ध 1870-71, जिसको हम सेडान का युद्ध भी कहते हैं। दक्षिण जर्मन राज्यों को अपने पक्ष में करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को युद्ध में उकसाया। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। चौथा था जर्मन साम्राज्य की घोषणा 18 जनवरी 1871। पराजित फ्रांस के वर्साई के महल में विल्हेम प्रथम को नए एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद से 1815 की वियना कांग्रेस दोबारा इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी इटली, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और मध्य इटली पर पोप का शासन था और दक्षिण में 2 सिसिलियों का राज्य था जहां बुर्बो राजवंश के स्पेनिश शासक थे। केवल सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही एक ऐसा स्वतंत्र इटालवी राज्य था जहां स्थानीय राजा का शासन था। एकीकरण के मुख्य निर्माता और नायक कौन थे? इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से 4 महान व्यक्तित्व का योगदान रहा था। सबसे पहला था मेजिनी, ज्यूसेप मेजिनी। ज्यूसेप मेजिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई। उन्हें इटली के एकीकरण का पैगंबर या वैचारिक आत्मा कहा जाता है। काउंट काउर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री, जिन्हें इटली का दिमाग यानी ब्रेन भी कहा जाता है, उन्होंने कुशल कूटनीति और फ्रांस के साथ गुप्त संधि लोम्बियर्स की संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया को हराया था। जोसेफ गेरिबाल्डी, इन्हें इटली के एकीकरण की तलवार सॉर्ड कहा जाता है। इन्होंने अपने स्वयंसेवक सैनिकों की लाल कुर्ती सेना रेड शर्ट के साथ मिलकर दक्षिण इटली और सिसिली पर विजय प्राप्त की और उसे सार्डिनिया के राजा को सौंप दिया। विक्टर इमेनुअल सेकंड, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा, जिन्होंने अंततः पूरे एकीकृत इटली का नेतृत्व किया। एकीकरण के चरण और परिणाम। सबसे पहला चरण वो होता है 1859 से 60 के बीच में काउर और फ्रांस की मदद से लोम्बार्डी को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया गया और गैरिबाल्डी के अभियान एक्सपेंडिशन ऑफ थाउजेंड्स के जरिए दक्षिण इटली, सिसिली और नेपल्स का विलय हुआ। 1861 इटली के बड़े हिस्से का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर इमेनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और 1870 में रोम को भी पेपेल राज्यों से मुक्त कराकर नई राजधानी बनाया गया और इस प्रकार 1871 तक इटली का पूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। जर्मनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का चांसलर बना, लौह और रक्त की नीति और जोल्वेरिन, 3 सफल युद्ध उन्होंने लड़े और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का उदय हुआ। वर्साई में इसकी घोषणा हुई। इटली के एकीकरण के बारे में मेजिनी, काउर और गेरिबाल्डी, ये 3 लोग थे। कूटनीति, जन क्रांति और लाल कुर्ती सेना का सैन्य अभियान हुआ और 1861 से 70 के बीच में 1861 से 70 के बीच में सार्डिनिया नरेश के अधीन स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की
स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साई। प्रथम विश्व युद्ध, कारण, परिणाम, प्रभाव और वर्साई की संधि। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का कोई एक तात्कालिक कारण नहीं था। इसके पीछे कई दशकों से पनप रहे गहरे भू राजनीतिक तनाव थे, जिन्हें NAIN कारकों के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहला था गुप्त संधियां और गठबंधन प्रणाली, सीक्रेट अलाइंसेस। यूरोप दो विरोधी गुटों में बंट चुका था। पहला था ट्रिपल एंटेपेंट त्रिपक्षीय संधि, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, तथा त्रिपक्षीय गठबंधन ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इस प्रणाली ने किसी स्थानीय विवाद को भी वैश्विक युद्ध में बदलने की एक अनिवार्य शर्त बना दी। दूसरा था उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। यूरोपीय महाशक्तियों के बीच एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लगी थी। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रवाद चरम पर था, जहां ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। सैन्यवादी होड़, मिलिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें, सैन्यवादी होड़ की बात करें, यूरोपीय देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने, नौसेना का आधुनिकीकरण करने और हथियारों का भारी जखीरा जुटाने में लगे हुए थे, जिससे पूरे महाद्वीप में अविश्वास का माहौल बन गया। तत्कालिक कारण की बात करें, साराजेवो हत्याकांड, द स्पार्क साराजेवो असैसिनेशन, 18 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फ्रांस फर्नांडेज और उनकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरिले प्रिंसिप द्वारा हत्या कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और गुप्त संधियों के जाल के कारण धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध में घसीटता चला गया। युद्ध के स्वरूप और दो मुख्य खेमे। मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और बाद में 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की और बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला था विशाल मानवीय और आर्थिक तबाही। इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक घायल हुए। युद्ध पर अरबों रुपए खर्च हुए, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। दूसरी बात थी 4 बड़े साम्राज्यों का पतन। सबसे पहला था रूस की जारशाही, 1917 की रूसी क्रांति के द्वारा उसका अंत हो गया। जर्मनी का होहेनजोलर्न साम्राज्य का पतन। तीसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य का पतन। चौथा था तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का डिक्लाइन। नेक्स्ट था राष्ट्रों के मानचित्रों का पुनर्गठन, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। मध्य और पूर्वी यूरोप में कई स्वतंत्र राष्ट्रों जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोविया आदि का उदय हुआ। लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की स्थापना। भविष्य में ऐसे महायुद्धों को रोकने और वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। महिलाओं की सामाजिक भूमिका में बदलाव। जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, तब कारखानों, अस्पतालों और दफ्तरों में महिलाओं ने काम संभाला, जिससे उनके मताधिकार और सामाजिक स्वतंत्रताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्साई की संधि 1919। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान पराजित जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच फ्रांस के प्रसिद्ध वर्साई महल, प्लेस ऑफ वर्साई में ये ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि की प्रमुख शर्तें और प्रावधान क्या थे? युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व, वॉर गिल्ट क्लॉज, आर्टिकल 231,
संधि के अनुच्छेद 231 के तहत युद्ध के लिए पूरी तरह से जर्मनी और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा था भारी युद्ध हर्जाना, रिपेरेशन। जर्मनी पर भारी भरकम वित्तीय हर्जाना लगभग 33 अरब डॉलर लाद दिया गया, जिसे चुकाने में उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तीसरा था सैन्य प्रतिबंध, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस। जर्मनी की सेना की संख्या सीमित कर दी गई, उसकी वायुसेना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और राइन-लाइन क्षेत्र को असैनिक क्षेत्र यानी डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया। क्षेत्रीय नुकसान की बात करें तो जर्मनी को अपने यूरोपीय भूभाग का लगभग 13% हिस्सा, जैसे अल्सेस लॉरेन फ्रांस को और पोंजनान पोलैंड को छोड़ना पड़ा तथा उसके सभी औपनिवेशिक क्षेत्र मित्र राष्ट्रों के बीच बांट दिए गए। वर्साई की संधि का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? वर्साई की संधि न्यायपूर्ण शांति पर आधारित न होकर के विजेताओं पर प्रतिशोध थी। इसने जर्मनी की जनता के मन में भारी अपमान और कुंठा पैदा की और इसी आर्थिक बदहाली और राजनीतिक असंतोष का फायदा उठाकर आगे चलकर एडोल्फ हिटलर और नाजीवाद का उदय हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की पृष्ठभूमि तैयार की। युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 साराजोवा हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। प्रमुख में 1814 से, माफ कीजिएगा, युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को साराजोवा हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था। प्रमुख में 1914 से 18 को बीच में मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, यूएसए बाद में जुड़ा था, उसके वर्सेस केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। नेक्स्ट था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें, भारी युद्ध हर्जाना और सैन्य प्रतिबंध। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये इस समय में था। अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अधिनायकवादी शक्तियों का उदय और इटली में फांसीवाद और मुसोलिनी की नीति एवं जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर की नीति। द राइज ऑफ डिक्टेटोरियल पावर्स, फासिज्म एंड नाजीज्म। सबसे पहले हम इटली की बात कर लेते हैं। इटली में फांसीवाद और मुसोलिनी की नीति, फासिज्म एंड मुसोलिनीज पॉलिसी। First of all, we should go through with the background and the background of rise. महासंकट और असंतोष। पहला है महासंकट और असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के बावजूद इटली को शांति समझौतों में मनचाहा क्षेत्र नहीं मिला, जिससे इटली की जनता में अपमानजनक विजय यानी मल्टीलेटेड विक्ट्री माना और युद्ध के बाद भारी बेरोजगारी, मंदी और मजदूरों की हड़तालों ने देश में अराजकता फैला दी। नेक्स्ट था फासिस्ट पार्टी की स्थापना, बेनिटो मुसोलिनी। 1919 में मिलान में फासिस्टा डी कॉम्बेटिमेंटो की स्थापना हुई। उनकी ब्लैक शर्ट्स नामक स्वयंसेवक सेना ने कम्युनिस्टों और विरोधियों का हिंसक दमन किया। सत्ता पर अधिकार, मार्च ऑन रोम। 1922 अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने अपने समर्थकों के साथ रोम पर चढ़ाई, मार्च ऑन रोम, की। राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने घबराकर मुसोलिनी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मुसोलिनी की नीतियां और शासन, मुसोलिनीज पॉलिसीज। सबसे पहला था टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद। मुसोलिनी ने खुद को सेकंड ड्यूस यानी सर्वोच्च नेता घोषित किया और सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू कर दी गई। नेक्स्ट था निगम राज्य, कॉरपोरेट स्टेट।
समाजवाद और पूंजीवाद के बीच संतुलन का दावा करते हुए अर्थव्यवस्था को निगमों के अधीन कर दिया गया, जिससे ट्रेड यूनियनें समाप्त हो गई और राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। नेक्स्ट था उग्र राष्ट्रवाद और विस्तारवाद, इंपीरियलिज्म। मुसोलिनी ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करने का नारा दिया और इसी नीति के तहत उन्होंने 1935-36 में इथोपिया पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और 1939 में अल्बानिया को भी जीत लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी में नाजिज्म, नाजीवाद और हिटलर की नीति। नाजिज्म एंड हिटलर्स पॉलिसी। वर्साई की संधि का अपमान। जर्मनी की जनता वर्साई की संधि 1919 को एक अपमानजनक थोपा गया समझौता मानती थी। इसके अलावा 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी में जर्मनी में भूखमरी, भारी बेरोजगारी, लगभग 60 लाख बेरोजगार और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी थी। नाजी पार्टी का उभार। एडोल्फ हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाजी पार्टी की बागडोर संभाली और उन्होंने अपनी ओजस्वी भाषण शैली और गुस्से का लाभ उठाकर जनता को आकर्षित किया। सत्ता का अधिग्रहण। 1933 जनवरी 1933 में जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को देश का चांसलर नियुक्त किया और इसके बाद संसद भवन राइक्सटाग में आग की घटना का फायदा उठाकर हिटलर ने सारे आपातकालीन अधिकार अपने हाथ में ले लिए और खुद को फ्यूरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। हिटलर की नीतियां और शासन। नस्लीय श्रेष्ठता और यहूदी द्वेष, एंटी सेमिटिज्म। हिटलर की नाजी विचारधारा आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता के अहंकार पर टिकी हुई थी। उसने यहूदियों, रोमों, जिप्सियों और अवांछित लोगों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर उनके नेतृत्व में हॉलोकास्ट के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में बेरहमी से मार डाला गया। आक्रामक विस्तारवाद। जीविका क्षेत्र। हिटलर ने जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करने के लिए ऑस्ट्रिया का विलय 1938 में चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनडेन पर कब्जा किया और अंततः 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कड़े नियंत्रण और प्रोपेगेंडा। जोसेफ गोएबेल्स के नेतृत्व में भारी दुष्प्रचार मंत्रालय बनाया गया और युवाओं को हिटलर यूथ में शामिल कर अंध राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। अधिनायकवादी शक्ति के रूप में फासिस्ट की बात करें तो इटली में शुरू हुआ। बेनिटो मुसोलिनी इसके प्रमुख नेता थे। ड्यूस सेकंड खुद को उन्होंने कहा और ब्लैक शर्ट उनका सिंबल रहा। उग्र राष्ट्रवाद, निगम राज्य, इथोपिया पर आक्रमण और लोकतंत्र का अंत। नाजीवाद की बात करें, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के द्वारा फ्यूरर खुद को घोषित किया और स्वास्थ्य का मार्ग चिन्ह अपनाया। आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता, यहूदी नरसंहार, होलोकास्ट और लेबेनस्ट्राम विस्तारवाद एक पॉलिसी आई। नेक्स्ट है आज का अंतिम चैप्टर, वो है द्वितीय विश्व युद्ध, कारण, परिणाम, प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉजेज, रिजल्ट, इफेक्ट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे। दूसरे विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे। वर्साई की संधि का अपमानजनक होना। 1919 में जो संधि हुई थी, वर्साई की संधि, वो इतनी अपमानजनक थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और जनता के मन में भारी कुंठा भर दी, जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने आक्रामक नीतियां अपनाई। हिटलर की विस्तारवादी नीतियां और नाजीवाद। जर्मनी द्वारा लेबेनस्ट्राम जीवन स्थान के सिद्धांत के तहत ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन की विफलता। राष्ट्रसंघ द्वारा जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। राष्ट्रसंघ द्वारा
राष्ट्रसंघ जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में किया गया था, इटली द्वारा यूथोपिया पर आक्रमण 1935 में किया गया था और जर्मनी द्वारा राइनलैंड के सैन्यकरण जैसे उल्लंघनों को रोकने में राष्ट्रसंघ पूरी तरह से असफल रहा। तुष्टिकरण की नीतियों की बात करें, अपीसमेंट पॉलिसी की बात करें, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध टालने की उम्मीद में हिटलर की आक्रामक मांगों के सामने बार बार झुककर उसकी महत्वाकांक्षाओं को और अधिक बढ़ा दिया। तत्कालिक कारण की बात करें तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया और इसके जवाब में 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। युद्ध के मुख्य पक्ष मेजर अलाइंस, धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान मुख्य रूप से। मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए एंड चीन। युद्ध के परिणाम और प्रभाव, रिजल्ट एंड इफेक्ट्स, व्यापक मानवीय और भौतिक तबाही। इस युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें भारी संख्या में नागरिक और यहूदी नरसंहार के पीड़ित लोग शामिल थे। शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल गए। जापान पर परमाणु बम का हमला अगस्त 1945। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध की शुरुआत और महाशक्तियों का उदय। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने यूरोपीय साम्राज्य कमजोर हो गए। दुनिया 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर के प्रभाव क्षेत्रों में बंट गई, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन, डी कोलोनियलाइजेशन। यूरोपीय देशों की आर्थिक कमजोरी के कारण एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों को गति मिली और भारत सहित कई देश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का राष्ट्रसंघ भविष्य के महायुद्धों को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा। इसलिए युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जैसे नेताओं ने एक मजबूत वैश्विक शांति संगठन की आवश्यकता महसूस की। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के साथ संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की औपचारिक स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य और अंग क्या थे? उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। प्रमुख अंग थे महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय, सेक्रेटरीट। वापस रिवीजन कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ में। युद्ध की समाप्ति सितंबर 1945 में हुई थी। जापान के आत्मसमर्पण और परमाणु हमलों के बाद युद्ध की समाप्ति हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए न्यूयॉर्क में यूएनओ का गठन किया गया था। प्रमुख परिणाम क्या रहे? 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद का अंत हुआ और महाशक्तियों का एक अलग रूप से उदय हुआ। इसी के साथ में हमने विश्व का इतिहास, खासतौर से आधुनिक विश्व का इतिहास जो है, उसको एक रिवीजन फॉर्म में हमने कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।